हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज है हमारा 75 डे हार्ड चैलेंज का 5th डे, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो टॉपिक है ना, उसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले डे 4 के अंदर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो पीवाईक्यूज है वो डिस्कस किए हैं, जो कि कूलम्ब्स और चार्ज से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज है, कूलम्ब्स फोर्स एंड चार्ज से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज है, मैंने वहां पे डिस्कस किए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो इससे पहले आप लोग वो वाला लेक्चर देखिए, जहां पे आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी कि हमें किस तरीके से पीवाईक्यूज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के होते हैं उनको अप्रोच करना चाहिए। तो इस वाले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज है वो हम लोग इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो कि नीट के एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, जेईई मेन के एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं एंड जेईई एडवांस के एग्जाम के अंदर भी उस जो कॉन्सेप्ट होती है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए हैं, ये 22 में पूछा गया है एंड ये वाला भी 22 में पूछा गया है। दोनों क्वेश्चन बहुत इजी हैं, अगर आपको आता है तो आप इनको स्किप कर सकते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पे आप लोग क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आप ना फंडामेंटल लेवल पे छोटे छोटे क्वेश्चन सोल्व करके आप एक अच्छी खासी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो होते हैं ना उनकी अप्रोच डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू ए, ये दिया गया है। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी अपार्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिडल पॉइंट, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। तो हमें यहाँ पे डी की वैल्यू बतानी है। देखो, सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। जब आप लोग डायग्राम करेक्ट बना लेते हैं ना, तो आप लोग 50% प्रॉब्लम को तो डायग्राम बना के ही सोल्व कर लेते हैं। ये हमारा हो गया क्यूबी। क्यूबी हमारा एक नेगेटिव चार्ज है, क्यूए हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है एंड इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई कितनी, डी। अब बोला है कि इनके मिड पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इतना है। देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इस वाले डायरेक्शन में, इसको मैंने बोल दिया ई ए, एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इस वाले डायरेक्शन में हो जाएगा, इसको मैंने बोल दिया ई बी। तो यहाँ पे ई ए एंड ई बी दोनों यहाँ पे क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसकी वैल्यू यहाँ पे ये दे रखी है एंड ये नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इन दोनों का एडिशन आएगा, क्योंकि दोनों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन के अंदर है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इस मिड पॉइंट पे, इसको मैं पॉइंट पी मान लेता हूँ, पी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इन दोनों का एडिशन आएगा मैग्नीट्यूड वाइज एंड यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कितना, के क्यू ए डिवाइडेड बाई डी बाई टू होल स्क्वायर प्लस के क्यू बी डिवाइडेड बाई डी बाई टू होल स्क्वायर एंड इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दी गई है 6.4 इंटू 10⁻⁴। ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दी गई है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे इसका चार्ज कितना है, 8 इंटू 10⁻⁻⁶, यहाँ पे 8 इंटू 10⁻⁶ है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड में दोनों चार्ज यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो भी क्या होगा, सेम। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 2 इंटू के इंटू 8 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी बाई टू का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻⁴ यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पे इस डी बाई टू का होल स्क्वायर इधर लेके आएंगे, उसको इधर लेके आएंगे, तो हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। तो डी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻, के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 8 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6.4 इंटू 10⁻⁴। ये हमारे पास में आ जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखो तो क्या कैंसिल हो रहा है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, पावर यहाँ पे 10⁻5 पावर बच जाएगी, केवल ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 10⁻5 पावर बच जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे कितना आएगा, डी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे पावर 10⁻⁻⁻1 बचेगी, वो नीचे आएगी, तो ये 64 से मल्टीप्लाई 2 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 64 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ रहा है, तो डी की वैल्यू इज इक्वल टू 9 आ रहा है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3, और ये किसमें आएगा, मीटर के अंदर आ जाएगा, 3 मीटर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग इस वाले क्वेश्चन को जो है ना वो सोल्व कर सकते हैं। अब है हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एंड इस टाइप के क्वेश्चन है ना नीट में भी बहुत सारे आप लोगों को मिल जाएंगे एंड इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे एबीसीडी, यहाँ पे हमें एक स्क्वायर दिया गया है, इसके चारों 3 कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे ए पे q/2, यहाँ पे q है, यहाँ पे q/2 है। हमें इस डी पॉइंट पे क्या बताना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि इन 3 चार्ज की वजह से इस डी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। स्क्वायर की साइड यहाँ पे कितनी दी गई है, ए दी गई है। तो ध्यान से देखो, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो यहाँ पे अगर मुझे इस ए पॉइंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो वो आएगा इधर, इसको मैंने बोल दिया ई ए। इस सी पॉइंट की वजह से आएगा इधर, इसको मैंने बोल दिया ई सी। एंड इस बी पॉइंट की वजह से आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले डायरेक्शन में अलोंग द लाइक जो ये बाइसेक्टर है यहाँ पे उसके अलोंग आएगा, इसको मैंने क्या बोल दिया ई बी, यहाँ पे मैंने बोल दिया। तो यहाँ पे डी पॉइंट पे बेसिकली तीनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एंड अगर हमें यहाँ पे इस डी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हमें इन तीनों का क्या लेना पड़ेगा, रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। तो इन तीनों का रिजल्टेंट लेने के लिए देखो सबसे पहले हम लोग इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो देखो ई ए कितना हो जाएगा, ई ए इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू बाई टू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई टू ए स्क्वायर। एंड यही किसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो ये वाली डिस्टेंस सेम है, ये वाली डिस्टेंस सेम है, ये वाला चार्ज भी सेम है, तो यही किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ईसी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ई बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो कितना हो जाएगा के क्यू बाई ये वाली डिस्टेंस यहाँ पे कितनी हो जाएगी रूट टू ए, तो ये कितना आ जाएगा रूट टू ए होल स्क्वायर। तो इसको मैं बोल देता हूँ के क्यू डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा टू ए स्क्वायर, के क्यू डिवाइडेड बाई टू ए स्क्वायर, ये हमारे पास में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे इनकी जो रूट टू ए स्क्वायर ये दोनों सेम है ना, तो अगर मैं इसको ई कंसिडर करता हूं तो ये वाला भी क्या हो जाएगा ई। एंड ई की वैल्यू किसके इक्वल है, के क्यू बाई टू ए स्क्वायर के इक्वल। ऐसा मानने पे आना हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, हम लास्ट में आना ये वाली वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो अगर पॉइंट डी पे हम लोग डायग्राम बनाए तो ये कितना है ई है, ये कितना है ई है, एंड इधर कितना है 45 पे, ये भी कितना है ई। अब देखो ये वाला एंड ये वाला ये डी पॉइंट पे है, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट इधर ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, एंड वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा रूट टू ई। क्यों, क्योंकि ई इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। जब 90 डिग्री एंगल होता है तो आप लोग है ना दो वेक्टर का रिजल्टेंट लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग इन दोनों का अगर रिजल्टेंट लिखेंगे तो वो लिखेंगे रूट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। तो इस लाइन के अलोंग जो है ना वो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा डी पॉइंट पे, वो आ जाएगा ई प्लस रूट टू ई, ये आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे ई कॉमन ले लेते हैं, तो ई डी इज इक्वल टू ई कॉमन आ जाएगा 1 प्लस रूट टू यहाँ पे आ जाएगा, एंड ई की वैल्यू ये वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, ई डी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अगर मैं इस 2 को अंदर भेज दूं तो कितना आ जाएगा 1 बाई टू प्लस रूट टू बाई टू, ये बच जाएगा 1 बाई रूट टू। ओके, ये हमारे पास में बच जाएगा। एंड के की वैल्यू हम लोग 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर सकते हैं, तो ई डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई टू प्लस 1 बाई रूट टू, ये हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं बी पॉइंट पे। एंड इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को ट्राइंगल के लिए भी पूछ सकता है कि आप लोगों को क्या किया, उसने आना एक ट्राइंगल दे दिया, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q1, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q2, बताओ इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आपको मान लो ऐसे हेक्सागोनल दे दिया इस तरीके से, एंड यहाँ पे ऐसे चार्जेस रखे हुए हैं, एंड यहाँ पे मान लो नेट फील्ड पूछ लिया, तो कैसे निकालोगे, यही तरीका होता है। जब भी आप लोगों को किसी पॉइंट पे बाकी चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो आप लोगों को ना हमेशा वेक्टर सम लेना होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये दोनों जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ पे ए पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन at what location on the x-axis should a point charge of 40 microcoulomb be placed so that the net electric field is 0 at x is equal to 2 centimeter। तो देखो मोर ऑफ द क्वेश्चन वैसा ही है जैसा हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। यहाँ पे देखो ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है, एंड यहाँ पे आना एक चार्ज रखा हुआ है कितना 10 माइक्रोकूलम चार्ज, इसको O पॉइंट बोल देता हूं, तो ये चार्ज हो गया Q1 इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। एंड बोला है कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, ई नेट होना चाहिए 0। तो मान लेते हैं हम लोग, देखो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हमें आना एक चार्ज रखना है कितना 40 माइक्रोकूलम चार्ज इस तरीके से रखना है ताकि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो 0। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से 2 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से x डिस्टेंस दूर, और आप लोग मान ले यहाँ से r डिस्टेंस दूर, इस वाले पॉइंट पे मैं यहाँ पे चार्ज रख देता हूँ 40 माइक्रोकूलम चार्ज, एंड इसको मैंने चार्ज बोल दिया Q2 चार्ज मैंने इसको बोल दिया। तो अगर मुझे इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए 0, तो इस Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा इस वाली डायरेक्शन में E1, एंड Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वाली डायरेक्शन में कितना हो जाएगा E2। ओके, एंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इसका मतलब इस पॉइंट पे E1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, E2 होना चाहिए, सिंपल है। ठीक है, अब E1 की वैल्यू लिख देंगे तो E1 ही कितने डिस्टेंस पे 2 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पे लिखेंगे K
Q1 by 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू K Q2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इससे कितने डिस्टेंस पे है, ये वाली डिस्टेंस यहाँ पे कितनी, E2 लिखने के लिए हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे R स्क्वायर, ओके, R सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारा आंसर सेंटीमीटर में आएगा बेसिकली, तो मैं इसको सेंटीमीटर को यहाँ पे हटा देता हूँ। अब ध्यान से देखो, इस K से K कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में क्या आ जाएगा, R स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई Q1। Q2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 40 डिवाइडेड बाई यहाँ पे Q1 कितना है 10, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा R स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, मतलब R की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो ओरिजिन से ये वाला जो चार्ज है Q2 इसकी पोजीशन कितनी होगी, ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, इसकी पोजीशन आएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर होती है ना किसी भी चीज को लेके, तो आप लोग उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है ना उनको बहुत अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ 100 मिलीग्राम इज थ्रोन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें दी गई है। इफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज 40 microcoulomb and the initial velocity is 200 meter per second, how much distance it will travel before coming to rest momentarily। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस काइनेमेटिक्स। तो अगर आप लोगों की काइनेमेटिक्स की कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन करना ना बहुत आसान होगा, लेकिन अगर आप लोगों की काइनेमेटिक्स की कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग ध्यान से देखना। क्योंकि आपको क्या लगता है कि काइनेमेटिक्स केवल काइनेमेटिक्स में यूज होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। काइनेमेटिक्स किसी भी चैप्टर के अंदर यूज हो सकती है। काइनेमेटिक्स है ना, एक जो पार्टिकल मोशन करता है ना उसका ऐसे समझो कि उसके पीछे की जो फिजिक्स है ना उसके एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आना हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे इस वाले डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, ऐसा हमने क्या मान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया इस वाले डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड दिया गया है 1 × 10⁵ न्यूटन बाई कूलम, ओके। ये एंड चार्ज जो है उस चार्ज की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 40 माइक्रो कूलम चार्ज की वैल्यू है, एंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी v इनिशियल उसका कितना है 200 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, एंड उसका मास जो है वो दिया गया है 100 मिलीग्राम, ओके। ये क्या है 100 मिलीग्राम, मतलब इसको अगर आप लोग कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, केजी के अंदर, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले 100 को ग्राम में करोगे तो 10⁻⁻3, फिर ग्राम को केजी में करोगे तो 10⁻⁻3। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 × 10⁻⁻6 केजी। ये हमारा SI यूनिट आ गया किसका, मास का, ओके। अब ध्यान से समझना, मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो आप लोगों को पता होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज हम लोग लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन करता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करता है, नेचुरल फ्लो होता है। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि हमारे पास में ये चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, Q चार्ज है, इसको मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कितना चार्ज है, Q चार्ज है यहाँ पे। अब इस Q चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फेंक दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी देके इधर ऐसे फेंकोगे तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज को जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में करता है, एंड जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन की। तो ये जो Q चार्ज है इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज Q × E, इधर फोर्स लगेगा, एंड इस फोर्स की वजह से इसके पास इस वाले डायरेक्शन में क्या आएगा, एक रिटार्डेशन आएगा। तो क्या हम लोग रिटार्डेशन निकाल सकते हैं, रिटार्डेशन ऑफ चार्ज, तो ये कितना आएगा, A = QE/m, ये आ जाएगा रिटार्डेशन इस वाले डायरेक्शन में। अब देखो, अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 200 मीटर पर सेकंड, एंड इसका रिटार्डेशन इस वाले डायरेक्शन में, मतलब इसके ऊपर एक्सेलरेशन इस वाले डायरेक्शन में लग रहा है, तो होगा क्या, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे ऐसे चलेगा, इसकी स्पीड इस वाली डायरेक्शन में स्पीड लगातार कम होती जाएगी, एंड ये वाला पॉइंट आएगा जहां पे इसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। फिर उसके बाद में ये वाला पार्टिकल इस वाले डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर देगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमें बताना है कि यहां से लेके यहां तक पार्टिकल जो है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो इस वाले पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं यहाँ पे A, एंड इस वाले पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं B। तो हमें बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बताना है कि AB क्या होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, एक्सेलरेशन हमारे पास में ये है। तो हम लोग सिंपली आना काइनेमेटिक्स वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो लगा देंगे। हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, V final स्क्वायर इज इक्वल टू V इनिशियल स्क्वायर
एंड यहाँ पे -2a एंड ये डिस्टेंस इसको मान लेता हूं मैं कितना है d। ये a से b तक की जो डिस्टेंस है इसको मैंने मान लिया कितना है d डिस्टेंस है। अब देखो हमने यहाँ पे थर्ड इक्वेशन अप्लाई की, यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी के पास में है ना, इस चार्ज पार्टिकल के पास में रिटार्डेशन है। तो देखो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी बी पॉइंट पे, तो हम लोग यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v इनिशियल स्क्वायर बाई 2a। तो ये आ जाएगा v इनिशियल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू क्यू ई बाई एम, ये m ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास में आ जाएगा m और v इनिशियल स्क्वायर बाई 2 क्यू ई, हमारे पास में ये वैल्यू है। अब सारी वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, तो d इज इक्वल टू m कितना दे रखा है यहाँ पे 100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू v इनिशियल स्क्वायर कितना हो जाएगा 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 इंटू क्यू कितना हो जाएगा 40 इंटू 10⁻⁻6, ये माइक्रो कूलम में दिया हुआ है, इंटू यहाँ पे e की वैल्यू कितनी है 5, 1 इंटू 10⁵, 1 इंटू 10⁵। अब देखो हम लोग के पास में क्या आता है, तो देखो यहाँ पे पहली बात तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो उड़ गया। ओके, अब इसके बाद में हमारे पास में ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, एंड देखो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये मिलकर 10⁵ पावर बनाते हैं, तो ये भी हमारे पास में कैंसिल हो जाएगा। इससे हमारे पास में क्या आया d इज इक्वल टू, हमारे पास में ऊपर तो 4 आया डिवाइडेड बाई नीचे कितना आया 8 आया, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 मीटर हमारे पास में आ रहा है, इज इक्वल टू 0.5 मीटर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन है ना अच्छा क्वेश्चन था, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद में हम लोग आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम लोग टोटल 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अभी तो 4 ही हुए हैं, बाकी 8 क्वेश्चन और बाकी हैं। चलो इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ये वाला 23 में पूछा गया है, ये 21 के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q। हमारे पास में ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे चार्ज देते हैं तो ये इसकी पूरे के पूरे वॉल्यूम में है ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक होता है कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर एंड एक होता है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, एक होता है कंडक्टिंग होलो स्फीयर, एक होता है नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर। तो आप लोगों के पास में है ना 4 तरीके के स्फीयर होते हैं। तो जो दोनों तरीके के जो कंडक्टिंग स्फीयर होते हैं उनको अगर हम लोग चार्ज देते हैं, चाहे होलो कंडक्टिंग स्फीयर हो चाहे सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, उनको अगर चार्ज देते हैं तो वो पूरा का पूरा चार्ज उनकी सरफेस पे होता है। ऐसे ही होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है ना उसकी सरफेस पे पूरा का पूरा चार्ज रहता है, उसके अंदर नहीं होता। लेकिन जब हम लोग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के ऊपर चार्ज देते हैं तो वो पूरे के पूरे वॉल्यूम में क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे इस चार्ज की बात करी जा रही है कि ये चार्ज है ना कुछ इस तरीके से यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, कुछ इस तरीके से। ओके, एंड हमें यहाँ पे ये बताना है वेरिएशन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बताना है हमें। जैसे मान लो ये एक ए पॉइंट है जो कि इनसाइड पॉइंट है, बी पॉइंट सरफेस पॉइंट है, सी पॉइंट यहाँ पे क्या है कोई आउटसाइड पॉइंट है किसी डिस्टेंस r के ऊपर सेंटर से। ठीक है, हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का r के साथ में ग्राफ बताना है। अब ध्यान से देखना आप लोगों ये बहुत ही स्टैंडर्ड केस है एंड इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, जहां पे आप लोगों को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो r है डिस्टेंस सेंटर से उसके रेस्पेक्ट में ग्राफ पूछा जाता है। तो यहाँ पे एंड इस टाइप के ग्राफ पोटेंशियल के अंदर भी पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ये ग्राफ्स आने चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको पता होगा कि इनसाइड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, किसी भी इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है k q स्मॉल r बाई r क्यूब। यहाँ पे चार्ज हमने कितना दिया, q चार्ज दिया, इसकी रेडियस कितनी है r, एंड ये जो r है वो a पॉइंट की डिस्टेंस है। r इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द सेंटर इनसाइड दिस स्फीयर, एंड e सरफेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, e सरफेस हो जाएगा k q बाई r स्क्वायर, एंड e आउटसाइड पॉइंट c पॉइंट इज इक्वल टू हो जाएगा k q बाई स्मॉल r स्क्वायर। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, इनसाइड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल r है एंड आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल 1 बाई r स्क्वायर है। तो हम लोग अगर यहाँ पे ग्राफ बनाने जाएंगे तो ग्राफ है ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का r के साथ में जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। देखो यहाँ पे स्मॉल r इज इक्वल टू 0 है एंड यहाँ पे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R है, मतलब ये वाले पॉइंट जो है ना वो सरफेस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से यहां तक प्रोपोर्शनल r है, तो हमारा ग्राफ आएगा लीनियर ग्राफ, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा लीनियर। ओके, एंड इसके बाद में ग्राफ आएगा कुछ ऐसा।
ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सवाल ये आता है कि जो मैंने बताया कि कंडक्टिंग स्फीयर, होलो एंड सॉलिड एंड होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इनका ग्राफ आना सेम आता है। क्यों? क्योंकि इनकी सरफेस के ऊपर ही चार्ज होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये वाला है हमारे पास में, वो तीनों केसेस हैं। उन तीनों केसेस में यहाँ पे अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ई इनसाइड कितना रहेगा? 0 रहेगा। ई सरफेस यहाँ पे कितना आ जाएगा? ई सरफेस के क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। एंड ई आउटसाइड यहाँ पे कितना आ जाएगा? के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। इस वाले केस में, ठीक है। एंड ये कौन सा केस है? कंडक्टिंग होलो एंड सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, उसका यहाँ पे केस है। तो यहाँ पे इस केस में जो ग्राफ आएगा, ई का आर के साथ में ग्राफ, ई का आर के साथ में ग्राफ आएगा, वो कुछ ऐसा आएगा कि यहाँ पे हमारा स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। उसके बाद में ग्राफ आ जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इसको टच नहीं करेगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को दोनों केसेस समझ में आए होंगे। ओके, अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें चाहिए थोड़ा स्पेस, तो यहाँ पे मैं स्पेस क्रिएट कर रहा हूं। ओके, चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एंड ये वाला क्वेश्चन क्या है ना, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक सर्कुलर, देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिगर शोज ए रोड ए बी, यहाँ पे ये रोड ए बी है हमारे पास में, जो कि विच इज बेंट इन 120 डिग्री एंगल। यहाँ पे कितना एंगल बना रही है? टोटल 120 डिग्री एंगल बना रही है। जो एक्स एक्सिस के ऊपर 60 डिग्री एंगल है, एक्स एक्सिस के नीचे 60 डिग्री एंगल है। इसकी रेडियस कितनी है? आर इसकी रेडियस है। ए चार्ज माइनस क्यू, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर रॉड, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, किसी भी सर्कुलर आर्क की वजह से, जैसे मान लो मेरे पास में ये सर्कुलर आर्क है, इसकी रेडियस आर है, एंड लेमड़ा क्या है? लेमड़ा इसके ऊपर चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसके ऊपर चार्ज है। लेमड़ा इज द यूनिट, लेमड़ा की वैल्यू है यहाँ पे क्यू बाई एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। एल क्या है? एल ये जो आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ यहाँ पे क्या है? एल। एंड इस आर्क, अगर ये एंगल थीटा है, तो ये एल इज इक्वल टू, आप लोग क्या लिख सकते हो? आर थीटा लिख सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, इस जैसे मान लेते हैं कि इसके ऊपर आना पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस सेंटर ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इधर होगा नीचे की तरफ, अवे फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज। एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होता है 2k लेमड़ा बाई आर साइन थीटा बाई 2k लेमड़ा बाई आर साइन थीटा बाई 2। अगर इस आर्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, अवे फ्रॉम दिस। एंड अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इस चार्ज की तरफ होगा। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास में जो आर्क है, इस आर्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आना किस डायरेक्शन में होगा? इस वाले डायरेक्शन में होगा, मतलब आई कैप के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उधर की तरफ। एंड यहाँ पे अगर ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करना चाहिए तो हमें थीटा चाहिए, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? ये टोटल एंगल कितना है? 120 डिग्री। देखो थीटा यहाँ पे टोटल एंगल है, कितना है? 120 डिग्री। ये एक है ना बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप लोगों को पता होना चाहिए, 2k लेमड़ा बाई आर साइन थीटा बाई 2, ठीक है। जहां पे लेमड़ा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन दिस जो सर्कुलर आर्क है उसके ऊपर, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो आप लोग यहाँ पे 90 पुट करिए। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है तो 60 पुट करिए। यहाँ पे इस वाले में हमारे पास में थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री है, तो हम लोग यहाँ पे 120 पुट करेंगे। अब देखो हमें चाहिए क्या? लेमड़ा, हमें चाहिए लेमड़ा की वैल्यू। हमें यहाँ पे क्यू दिया गया, तो लेमड़ा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। चार्ज तो क्यू दिया गया है, एंड लेमड़ा एल, एल यहाँ पे क्या है? एल जो ये आर्क लेंथ है ना, ये आर्क लेंथ है। अब ये आर्क लेंथ कैसे निकालोगे? आर इसकी रेडियस है, तो कैन बी राइट ए बी डिस्टेंस आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस इज इक्वल टू एंगल। एंड एंगल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेडियन के अंदर, एंड रेडियन के अंदर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 3। तो हमारा ए बी कितना आ जाएगा? 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा ए बी आ जाएगा। अब ये ए बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 3, तो यहां से हमारा लेमड़ा कितना निकल के आ जाएगा? 3q डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ये हमारा निकल के आएगा लेमड़ा। अब ये लेमड़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देखते हैं हमारे पास में क्या आएगा। E इज इक्वल टू 2k बाई आर इंटू, एंड आर यहाँ पे कैपिटल आर है हमारी रेडियस, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 3। एंड 1 मिनट, थोड़ा कुछ, हाँ थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ पे लेमड़ा ये लिखना है हमें। लेमड़ा की वैल्यू ये आएगी 3q डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू साइन 120 बाई 2 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है? √3 बाई 2। सो E इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6q एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे
ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू के की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू √3/2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये इससे कितना 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारा किसका वैल्यू आ जाएगा, ई का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। एंड इसकी डायरेक्शन किधर है, आई कैप की तरफ इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। एंड इस देखो इन दोनों क्वेश्चन से आप लोगों ने क्या सीखा कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इस टाइप की जो बेसिकली ये वाली चीजें ना थ्योरी के अंदर कवर होती है, तो ये वाली चीजें ना आपको याद होनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एंड ये वाला जो है ना, ये वाला क्वेश्चन ये इसका एप्लीकेशन है बेसिकली। एक तरीके से देखा जाए आप लोगों को यहाँ पे थीटा की जगह पे यहाँ पे 120 है, आप लोगों को से 270 पूछ सकता है, 180 पूछ सकता है, 90 डिग्री इतने एंगल पे पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको करना आना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो। चलो अब इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, ये है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बेसिकली यहाँ पे इस एग्जामिनर ने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक को है ना सर्कुलर मोशन जो है ना उसके साथ में कंबाइन कर दिया। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एंड इस टाइप का एक और क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया था, एंड उस क्वेश्चन के अंदर उन लोगों ने क्या दिया था कि हमारे पास में एक सिलेंडर है, एक थिन सिलेंडर है, उसके अंदर जो मटेरियल है ना उसके अंदर चार्ज भरा हुआ है। उस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज -q मास m मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r अराउंड an infinite long line charge of linear charge density plus lambda। तो सबसे पहले तो हमारे पास में यहाँ पे एक इनफाइनाइट वायर है, एंड इस इनफाइनाइट वायर के ऊपर चार्ज डेंसिटी है ना वो कितना है, यहाँ पे लैम्बडा चार्ज डेंसिटी है पॉजिटिव। ओके, एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास में एक जो चार्ज है -q चार्ज है, वो यहाँ पे इस तरीके से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, एंड ये -q चार्ज यहाँ पे है। ठीक है, ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है, एंड ये रेडियस कितनी है यहाँ पे r। तो हमें यहाँ पे क्या बताना, टाइम पीरियड हमें बताना है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। देखो यहाँ पे चार्ज है ना, इसे गोल गोल घूम रहा है ना, सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसके अबाउट जैसे ऐसे समझ लो कि ये आप लोगों के पास में एक वायर है, एंड ये जो है ना चार्ज इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है यहाँ पे। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, तो उस सर्कुलर मोशन के लिए हमें चाहिए सेंट्रीपिटल, एक ऐसा फोर्स चाहिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा सके। अब ध्यान से देखना, एक इस चार्ज जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, E इज इक्वल टू वो कितना होता है 2k लैम्बडा बाई r। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से 2k लैम्बडा बाई r। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये पॉजिटिव लाइन चार्ज है तो इससे दूर की तरफ होगी, अगर ये नेगेटिव लाइन चार्ज है इनफाइनाइट तो इसकी तरफ होगी। तो यहाँ पे आना इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ध्यान से समझना इस वाले कॉन्सेप्ट को। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, एंड हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, लेकिन नेगेटिव के चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसका मतलब ये -q चार्ज पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स है ना इस वाली डायरेक्शन में लगेगा, एंड इस फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या होगा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा ये चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे F इज इक्वल टू QE, एंड ये फोर्स ही इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा। इसका मतलब FCP यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा, F दैट इज QE। तो यहाँ पे QV की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू QE, एंड यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू QER डिवाइडेड बाई m, एंड v की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी √QER डिवाइडेड बाई m। तो यहाँ पे पार्टिकल जिस वेलोसिटी के साथ में यहाँ पे मोशन कर रहा है, जिस स्पीड के साथ में, उस स्पीड की वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब सवाल ये आता है कि हमने स्पीड क्यों निकाली है, हमने स्पीड इसलिए निकाली है क्योंकि हमें यहाँ पे निकालना है टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड क्या होगा, देखो ये कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन कितने टाइम में करेगा वही टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन करेगा तो कितनी डिस्टेंस चलेगा, सरकमफ्रेंस के इक्वल 2 पाई r, कितनी स्पीड से, v स्पीड से, ये हमारा टाइम पीरियड हो गया। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें t इज इक्वल टू v की वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो आ जाएगा 2 पाई r डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा √QER एंड बाई m। तो m ऊपर चले जाएगा तो √m हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा। अब e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू है, अब देखो यहाँ पे हम लोग देखो ये r है, ये √r है, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल √r बचेगा। तो t इज इक्वल टू 2 पाई √r √m डिवाइडेड बाई यहाँ पे रूट में कितना आएगा
Q इंटू 2k लैम्बडा बाई आर। ये रूट आर ऊपर जाएगा तो ये आर बन जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई आर, एंड ब्रैकेट में रूट में हमारे पास में आ जाएगा m डिवाइडेड बाई 2k लैम्बडा इंटू क्यू, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आप लोगों को इस ये वाली जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाली कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी कि किस तरीके से यहाँ पे सर्कुलर मोशन को उन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ में क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो आप लोग है ना इसको आराम से लिख लो अच्छे से, फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे इसको मिटाने वाला हूँ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हमारे पास में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये एक है ना एल लेंथ का हमारे पास में वायर है, इसके ऊपर प्लस क्यू जो है ना वो चार्ज है, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज एल लेंथ है। तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करें तो ये लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे l/2, एंड ये वाली लेंथ भी यहाँ पे कितनी हो जाएगी हमारी l/2। ठीक है, एंड ये a की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, a इज इक्वल टू दे रखा है √3l। हमें क्या करना है कि इस वायर की वजह से पॉइंट P के ऊपर क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो आप लोगों को आना फॉर्मूला पता होगा कि एक फाइनाइट जो वायर जो होता है, एक फाइनाइट लेंथ का वायर जो होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके टॉप को इस P पॉइंट से हम लोग मिला देंगे, फिर इस बॉटम को P पॉइंट से मिला देंगे। ये वाला एंगल थीटा है, θ1, एंड ये वाला एंगल कितना है, θ2। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाली लेंथ a है, ये l/2 है, ये l/2 है। इसका मतलब यहाँ पे θ1 इज इक्वल टू क्या होगा, θ2 होगा। एंड हम लोग θ1 θ2 इजीली निकाल सकते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan θ1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप लोग, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। बेस कितना है यहाँ पे a है ना, a की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, √3/2 इंटू l। तो यहाँ पे l से l कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ पे θ1 की जो वैल्यू आ जाएगी एंड θ2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 30 डिग्री। ओके, कितना आ जाएगा 30। तो θ1 एंड θ2 30 डिग्री है। अब आप लोगों को पता होगा कि एक फाइनाइट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दो डायरेक्शन में होता है, एक तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया ई परपेंडिकुलर, एक पैरेलल डायरेक्शन में यहाँ पे होगा ई पैरेलल। एंड आपको पता है कि ई पैरेलल जो होता है ना, अगर ये दोनों एंगल सेम होते हैं तो ई पैरेलल की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, 0 आती है। अगर यहाँ पे दोनों एंगल सेम है तो ई पैरेलल की वैल्यू कितनी आती है, 0। मतलब इस वायर की वजह से पैरेलल टू दिस वायर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू k लैम्बडा बाई r sin θ1 प्लस sin θ2। ये हमारे पास में आ जाएगा। sin θ1 कितना है 30, sin θ2 कितना है 30। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू k लैम्बडा बाई r, यहाँ पे 2 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में ई लैम्बडा इस ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, k लैम्बडा बाई r। अब सवाल ये आता है लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखोगे, तो लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी q बाई l। q बाई क्या आ जाएगी l। एंड हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू k q बाई l r, एंड k को हम लोग लिख सकते हैं q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू l। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट p पॉइंट एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम दिस वायर। अब देखो हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आना सवाल ये कि r क्या है, r है इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p। तो r हमारी ये वाली डिस्टेंस है a, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी a। यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l इंटू √3l बाई 2। तो यहाँ पे इससे ये कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में जो फाइनल आ जाएगा वो आ जाएगा q डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2√3 पाई एप्सिलॉन नॉट l स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो इसके बाद में हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 जो एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एंड ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो 2025 के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो सिचुएशन दी गई है ना उसको समझेंगे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, ये मैंने डायग्राम बना लिया है जो यहाँ पे दिया गया है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद में ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड वर्क पावर एनर्जी वाली जो कॉन्सेप्ट है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम, उस कॉन्सेप्ट को मिला के ये वाला क्वेश्चन बनाया गया है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ना वो 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाता है, एंड इसके अंदर ही जो 11th के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर है ना उनकी कॉन्सेप्ट काम में आती है। तो फिजिक्स में है ना एक चैप्टर दूसरे चैप्टर पे डिपेंड करता ही है। ठीक है, चाहे आप कितना ही कर लो। अब यहाँ पे है ना सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज फास्टेंड टू वन एंड a ऑफ ए मासलेस स्ट्रिंग हैविंग इक्विलिब्रियम लेंथ l
whose other end is fixed at O point, यहाँ पे O point पे ये फिक्स्ड है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्या है फिक्स्ड, एंड ये वाला पॉइंट फ्री है, एंड यहाँ पे ये जो बॉल आप लोगों को दिख रही है ना, ये पार्टिकल, इसका मास m है एंड इसके ऊपर चार्ज कितना है q, ये चीज हमने समझ ली। फिर the whole system is placed on a frictionless horizontal plane and is initially at rest if uniform electric field is switched on along the direction as shown in the figure, then what is the speed of the particle when the particle crosses the x axis। तो ये यहाँ पे हमारे पास में x axis है। पहली बात, ये पूरा का पूरा सिस्टम है ना ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है, जहां पे ये वाली डायरेक्शन जो है ना ये y डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन x डायरेक्शन है, एंड यहाँ पे ऐसे कहीं पे इस पार्टिकल जो है ना ये स्ट्रिंग है, एंड यहाँ पे कहीं पे पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री एंगल बना रहा है। अब देखो क्या होगा, अभी इनिशियली ये वाला जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम के अंदर है, रेस्ट के अंदर है। जैसे ही हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चालू करेंगे, इसके ऊपर चार्ज क्यू है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है ना, ये वाली डायरेक्शन किसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर ये वाली डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या लगता है फोर्स लगता है, तो इस वाली डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई, एंड इस फोर्स की वजह से इस O पॉइंट के अबाउट एक टॉर्क आएगा, एंड ये वाला जो बॉल है ये ऐसे घूमता घूमता यहाँ पे किसको क्रॉस करेगा, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा कुछ इस तरीके से, एंड मान लेते हैं कि जब एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी है, v वेलोसिटी है, ठीक है। अब देखो ये वाली पोजीशन कौन सी होगी, इनिशियल पोजीशन, ये वाली हो गई इनिशियल पोजीशन, एंड जब ये पार्टिकल यहाँ पे आया तो इसको हम लोग बोल देते हैं फाइनल पोजीशन, एंड यहाँ पे स्ट्रिंग कुछ ऐसे हो जाएगी अलोंग द एक्स एक्सिस कुछ ऐसे, एंड यहाँ पे हमारे पास में पार्टिकल यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इसकी वजह से इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क आएगा, ये घूम के ऐसे आएगा, एंड जैसे यहाँ पे आएगा इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी v। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बताना है, ये v बताना है कि v की वैल्यू क्या होगी, इस v की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से समझना, हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। एंड वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ये इनिशियल पोजीशन है जहां पे सिस्टम रेस्ट के अंदर है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो, तो वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के फाइनल। अब यहाँ पे कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, देखो ये पूरा का पूरा सिस्टम है ना ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है, तो यहाँ पे आना mg तो काम नहीं करेगा, देखो mg नीचे लग रहा है, उसके जितना ही उसके ऊपर नॉर्मल ऊपर लग रहा है, तो वो तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल जब यहां से यहां मूव कर रहा है तो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE लग रहा है। तो ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, देखो x डायरेक्शन में ये पार्टिकल अभी यहाँ पे है, मतलब x डायरेक्शन में पार्टिकल की ये पोजीशन है, अब पार्टिकल की ये पोजीशन मतलब x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट केवल इतना हुआ, तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो ये वाला डिस्टेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं L cos 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा L/2, मतलब ये कितना है L/2, टोटल लेंथ कितना है L, तो ये कितना हो जाएगा L/2, मतलब ये पार्टिकल x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस किया, पहले पार्टिकल की पोजीशन ये है x डायरेक्शन में जितनी L/2 है, अब पार्टिकल की पोजीशन ये है x डायरेक्शन में L है टोटल, तो L में से L/2 माइनस करेंगे तो हमारे पास में x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आया पार्टिकल का कितना आया L/2, एंड ये फोर्स भी x डायरेक्शन में लग रहा है। एक और कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे हिंज फोर्स लग रहा है, एंड हिंज फोर्स, यहाँ हिंज फोर्स की वजह से या हिंज फोर्स का कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे हिंज फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो हिंज फोर्स का वर्क डन कितना हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे हमारा जो वर्क डन आएगा वो किसका आएगा QE, इस फोर्स का वर्क डन इनटू ये तो फोर्स हो गया इनटू डिस्प्लेसमेंट L/2 इज इक्वल टू हाफ mv², हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा v² इज इक्वल टू QEL/m, तो v कितना आ जाएगा रूट QEL/m, ये हमारा आ जाएगा वेलोसिटी। अगर इस क्वेश्चन में वो आप लोगों से यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी पूछता कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v/L, दैट इज 1/L रूट QEL डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा m, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप कमेंट में लिखिए कि आपको ये लेक्चर जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और अच्छे लेक्चर्स आप लोगों के लिए लाने की और अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाने की, जिसकी वजह से आप लोग नीट 2026 एंड जेईई मेन 2026 के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर करके अपनी जो सीट है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर वो सिक्योर कर पाओ। चलो अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10, एंड ये 2019 के अंदर पूछा गया है,
एंड ये क्वेश्चन जो है ना एक इजी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली हमें यहाँ पे फोर्सेस को बैलेंस करना है एंड इस टाइप का क्वेश्चन नीट के अंदर जरूर पूछा जा सकता है। तो आप लोग आना ध्यान से देखना कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हैज मास 2 ग्राम। तो इसका मास कितना दिया गया है? 2 ग्राम दिया गया है। चार्ज Q कितना दिया गया है? 5 माइक्रोकूलम दिया गया है। इट इज एट रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दे दी गई है 2000 वोल्ट बाई मीटर। एट इक्विलिब्रियम द एंगल बिटवीन द पेंडुलम मैक्स विद द वर्टिकल। देखो सबसे पहली बात तो हमारा ये वर्टिकल ये पहले है ना पेंडुलम ऐसे है, जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पेंडुलम ऐसे है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये पेंडुलम आना कुछ ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, यहाँ पे आ गया एंड ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा। एंड ये पेंडुलम यहाँ पे आके इक्विलिब्रियम के अंदर है, मतलब इक्विलिब्रियम में तो इसके ऊपर ऑब्वियसली नेट फोर्स क्या है? 0। अब देखो यहाँ पे हमें बताना है कि ये एंगल कितना होगा, ये थीटा। तो देखो सिंपल सा है, नीचे तो लग रहा है mg, इस वाले डायरेक्शन में क्या लग रहा है? टेंशन लग रहा है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसके ऊपर चार्ज Q भी है, तो इस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? Q इंटू ई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा Q इंटू ई। अब ध्यान से देखो ये रेस्ट में है, इसका मतलब टेंशन का ये वाला कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा T cos थीटा। क्यों? क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा। एंड ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा? T sin थीटा। अब मुझे बताओ, अगर ये वाला जो पेंडुलम है, यहाँ पे ये जो बॉल है, अगर ये रेस्ट में है, अगर बॉल रेस्ट में है, इसका अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो नीचे तो लग गया भाई साहब mg, इधर ऊपर की तरफ लग गया T cos थीटा। चलो इधर लगा देते हैं QE एंड ये वाला हो जाएगा हमारा T sin थीटा। अब क्या है, अगर रेस्ट में तो ऊपर लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स, उधर लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू इधर लगने वाला फोर्स। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? T sin थीटा इज इक्वल टू QE, T cos थीटा इज इक्वल टू mg। T से T गया, यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू QE बाई mg। तो हम लोग यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। Q कितना है यहाँ पे? सिंपली 5 इंटू 10⁻⁻⁶। E कितना है यहाँ पे? 2000 डिवाइडेड बाई यहाँ पे m कितना है? 2 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 इंटू 10⁻³ इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो है ना ये ऊपर जाएगा तो ये इससे इसको कैंसिल कर देगा, देखो ये प्लस की बन जाएगा। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो पावर 3 हो जाएगा +3, तो यहाँ पे केवल 10⁻³ बचेगा। इंटू इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास में क्या आया? tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 दैट इज 0.5, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट आप लोगों को फोर्स बैलेंस करना है यहाँ पे एंड आप लोगों का आंसर यहाँ पे रेडी है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। चलो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 जो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ये 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन को अगेन, यहाँ पे आज जितने भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं हमने जहां पे मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये भी एक उसी टाइप का क्वेश्चन है जहां पे मैकेनिक्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ में मिक्स कर दिया गया है एंड फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझते हैं, आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अगर आपको नहीं आती है तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, किस तरीके से आप लोग सोल्व कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं एंड मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बस आप लोग लास्ट तक देखना। देखो, एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले डायरेक्शन में है जिसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है? E0 उसकी वैल्यू दे रखी है। एंड ये जो मास, ए बॉडी ऑफ मास m एंड चार्ज q इज allowed to slide down from rest at a height h. If mu is coefficient of friction, find time taken by the body to reach at bottom. मैं यहाँ पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स के अंदर। तो सबसे पहली बात, ये जो ब्लॉक है यहाँ पे, इसके हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का ट्राई करते हैं। देखो इसके ऊपर चार्ज Q है ना, तो उस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। कितना लगेगा भाई? Q इंटू E0 फोर्स लगेगा। चलो ये बात समझ में आ गई। नीचे की तरफ लगेगा इस पे mg का एक कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा एंड ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। इधर की तरफ लगेगा इसके ऊपर नॉर्मल। चलो इतने फोर्स लग रहे हैं।
अब देखो ये ब्लॉक है ना, इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर इस तरीके से ऐसे स्लाइड करता हुआ आ रहा है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर इस तरीके से क्या करता हुआ है, स्लाइड करता हुआ आ रहा है। तो जब भी इंक्लाइन प्लेन की प्रॉब्लम सोल्व करी जाती है तो जितने भी फोर्सेस बॉडी के ऊपर लग रहे होते हैं ना, उनको हम लोग अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन रिजोल्व कर लेते हैं। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन हम लोग रिजोल्व कर लेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो ब्लॉक है इसके मोशन को एनालाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, यहां पे ये एंगल थीटा है, तो इस क्यू ई नॉट का अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एक कंपोनेंट आएगा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो ये आ जाएगा क्यू ई नॉट कॉस थीटा एंड एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, वो हो जाएगा क्यू ई नॉट साइन थीटा परपेंडिकुलर। ओके, अब देखो अगर ये ब्लॉक स्लाइड करके ऐसे आ रहा है नीचे की तरफ, अगर स्लाइड करके हुए आ रहा है तो इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर म्यू जो है वो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया गया है, तो इस ब्लॉक के ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्या लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इतने फोर्सेस इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है एंड फाइनली ब्लॉक कहां पे पहुंच रहा है, ब्लॉक फाइनली पहुंच रहा है यहाँ पे बॉटम पे। एंड कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, मान लेते हैं कि ये वाली स्टेट ए है, ये वाली स्टेट बी है एंड ए से लेके बी तक इसने टोटल एल डिस्टेंस कवर करी एंड इस एल को हम लोग इस एच की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू एच बाई एल, तो एल इज इक्वल टू एच बाई साइन थीटा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ एल। ठीक है, अब देखो अगर ये ब्लॉक यहाँ पे यहां से यहां पे आ रहा है किसी एक्सेलरेशन के साथ में, तो उस एक्सेलरेशन को मैंने कितना मान लिया, ए। तो अब यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का, एफबीडी ऑफ ब्लॉक है ना, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये तो हो गया इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ पे ये हो गया हमारे पास में ब्लॉक। ठीक है, इधर की तरफ कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है एम जी कॉस थीटा प्लस क्यू ई नॉट साइन थीटा। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल। इधर की तरफ लग रहा है क्यू ई नॉट कॉस थीटा एंड एक लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन एंड नीचे की तरफ लग रहा है एम जी साइन थीटा ओनली। नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एम जी साइन थीटा। ये फोर्सेस लग रहा है। अब देखो ब्लॉक जो है वो इधर वाली डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो ब्लॉक के पास में ये एक्सेलरेशन इन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जो फोर्सेस लग रहे हैं ना, उन्हीं की वजह से आएगा। परपेंडिकुलर कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगी, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस क्यू ई नॉट साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, नॉर्मल की। एक्सेलरेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस क्यू ई नॉट कॉस थीटा माइनस एफ के डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम, नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो यहाँ पे एफ के की वैल्यू क्या होती है, एफ के इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू ये रही, तो एफ के इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस क्यू ई नॉट साइन थीटा। इस तरीके से हम लोग एफ के की वैल्यू यहां पे पुट करके हमारे पास में क्या आएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब सवाल ये आता है कि यहां से यहां तक का टाइम कैसे निकालें। सिंपल है, यहां से आप सिंपल है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, यहां से लेके यहां तक। कौन सी इक्वेशन हम लोग लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है। क्वेश्चन में बोला गया कि इस बॉडी को, इस पार्टिकल को हम लोग यहाँ पे रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। एंड यहाँ पे s की वैल्यू क्या है, l, तो यहाँ पे l इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर बाई टू, तो t इज इक्वल टू रूट टू एल बाई ए। यहाँ पे ये हमारा टाइम आ जाएगा। ए की वैल्यू आप लोगों को यहां से मिल जाएगी, एल की वैल्यू आप लोगों के पास में ये रही एंड आप लोगों का फाइनली यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ क्या मस्त कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, क्या आप लोगों को सीखने को मिला, कितनी अच्छी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करके एनएलएम की एग्जामिनर ने ये वाला क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो जब आप लोगों के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाते हैं। मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों के पास में ये वीडियो पहुंचेगा, कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे। जेई मेंस का एग्जाम 26 वाला आने वाला है, नीट का एग्जाम भी 26 में आने वाला है। मुझे नहीं, तो मेरा चैनल जो है ना अभी तक बहुत छोटा है, अभी तो 500 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए उसके ऊपर। पता नहीं कितने लोगों के पास में ये वीडियो पहुंचेगा जिनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। अगर किसी के पास पहुंचता है तो आप लोग इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। एंड वो क्वेश्चन है ना बहुत बार रिपीट हुआ है जेईई मेंस की एग्जाम में, एंड बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो है ना वो नीट की एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है।
आप लोग यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड लगता है ये वाला क्वेश्चन जो है ना एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन है। उसने इस क्वेश्चन को जेईई मेन के अंदर इतनी बार पूछा है ना पिछले कुछ सालों के अंदर कि ऐसा लगता है कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है। अगर आप जेईई मेन अप्रैल वाला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं या फिर नीट 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वाली कॉन्सेप्ट आप लोगों को सीखनी चाहिए। एंड पता है सबसे मजे की बात क्या है? सबसे मजे की बात ये है कि ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो एनटीए ने जेईई मेन के अंदर 2022 में पूछा है, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन 2023 में 2 बार पूछा गया है। मुझे पता नहीं कि कौन कौन से शिफ्ट में पूछा है, आपको पीवाईक्यू की बुक में मिल जाएगा। एंड जेईई मेन 2025 में भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है ना वो पूछा गया है। तो बहुत ज्यादा चांस है कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपसे आगे भी पूछा जा सकता है। एंड आप लोगों ने अगर तैयारी करी है नीट की या फिर जेईई मेंस की, अभी तक अच्छे से तैयारी करी, आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिया है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने ना जरूर देखा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि इस वाले क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही इजीली कैसे सोल्व कर सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखो, ये अलग अलग ईयर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर देता है, डेटा थोड़ा चेंज कर देता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के अंदर कोई भी फर्क नहीं है यहाँ पे। तो आप लोगों को यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 8m। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी दी गई है? 8m बाई E वोल्ट बाई मीटर इज क्रिएटेड बिटवीन टू प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स ऑफ लेंथ 1 मीटर एज शोन इन द फिगर। हमारे पास में यहाँ पे 2 प्लेट हैं, एक इस पे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब आप लोगों को पता होगा, प्रॉपर्टी पता होगी कि पॉजिटिव प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट होता है, एंड नेगेटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो टुवर्ड्स द क्या होता है? नेगेटिव प्लेट होता है। तो यहाँ पे इस रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो कुछ ऐसे आएगी नीचे की तरफ। ये वाली डायरेक्शन हमारी किसकी डायरेक्शन हो जाएगी? इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये हमने सबसे पहले क्या समझा कि इन 2 प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें क्यों चाहिए? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में क्या दिया गया है यहाँ पे? एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स विथ ए स्पीड 2 मीटर per second. The angle of the deviation theta of the path of the electron as it comes out of the field. यहाँ पे m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E यहाँ पे चार्ज है, ग्रेविटी को यहाँ पे नेगलेक्ट करना है, मतलब यहाँ पे mg की वैल्यू कंसीडर नहीं करनी है। क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा, ये वाला एंगल यहाँ पे थीटा बताना है। अब देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर पूछेगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन x डायरेक्शन में कोई ना कोई वेलोसिटी रखेगा, इलेक्ट्रॉन वाई डायरेक्शन में भी कोई ना कोई वेलोसिटी रहेगा। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है? कभी पूछेगा कि आपको वी वाई बता दो कि वी वाई की वैल्यू क्या होगी, कभी बोलेगा कि ये एंगल थीटा बता दो हॉरिजॉन्टल के साथ में, कभी आपसे पूछ सकता है कि वर्टिकल के साथ में एंगल क्या होगा, कभी यहाँ पे पूछेगा किस स्पीड से ये बाहर निकलेगा। इस टाइप के अलग अलग तरीके से आप लोगों से इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे 8m बाई E। अब ध्यान से देखना, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर कर रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगता है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नीचे की तरफ है, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ E इंटू E, एंड इस फोर्स की वजह से इस इलेक्ट्रॉन के पास में वर्टिकल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आएगा। तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वर्टिकल डायरेक्शन? ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या लिखूंगा? E बाई m। ये मैंने यहां पे लिख दिया एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल इन वर्टिकल वाई डायरेक्शन। तो यहां पे कितना आ जाएगा? E बाई m इंटू E की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 8m बाई E। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए वाई हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे? 8। ये ए वाई की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है इस पार्टिकल के ऊपर, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो कितना रहेगा? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स डायरेक्शन कितना रहेगा? 0। अगर एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है इलेक्ट्रॉन के पास में, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है ना वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब जब पार्टिकल यहां से यहां पे बाहर निकल रहा है तब ये वाली एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? 2।
क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी है यहाँ पे 2 है। चलो अब एक और बात आती है कि जब पार्टिकल एंटर करता है तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 है, जब बाहर निकलता है तो ये कितना टाइम ले रहा है, t टाइम ले रहा है। t इज इक्वल टू 0 के ऊपर पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। पार्टिकल की वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में एट t इज इक्वल टू कितनी है, 0। ठीक है, अब देखो सवाल ये आता है कि ये एंगल थीटा कैसे निकालेंगे। देखो इस डायग्राम में अगर आप लोग ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा आप लोगों को निकालना है तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अगर देखो ये वी वाई है, अगर ये वी वाई है तो ये भी कितना होगा, वी वाई होगा यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं वी वाई बाई वी एक्स। मतलब मुझे अगर ये थीटा एंगल निकालना है तो वी एक्स तो मेरे पास है, मुझे क्या चाहिए, वी वाई चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वी वाई चाहिए। तो हमारा मेन टारगेट यहाँ पे होना चाहिए कि वी वाई कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा अब सवाल ये आता है कि जब ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और उसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब जब पार्टिकल यहां से यहां चलेगा कितने टाइम में आ जाएगा, ये टाइम हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, पार्टिकल यहां से यहां कितना डिस्टेंस चला, 1 मीटर डिस्टेंस चला, किस स्पीड से चला, 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से चला, तो पार्टिकल यहां कितने टाइम में पहुंच गया, डिस्टेंस 1 मीटर डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 सेकंड। मतलब पार्टिकल यहां से यहां पे 2 सेकंड में पहुंच गया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी पार्टिकल यहां से यहां पे कितने टाइम में पहुंच गया, 1/2 सेकंड में पहुंच गया। ठीक है, तो क्या हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में यहां पे ये वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं, ये वी वाई निकालने के लिए, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई यहाँ पे 0 है, टी इज इक्वल टू 0 पे वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो यहाँ पे वी वाई की वैल्यू हमारे पास में कितना जाएगी, ए वाई कितना है 8 इंटू 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी वी वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे टेन थीटा की इस वैल्यू में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, वी वाई कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई ये कितना है 2, तो ये आ जाएगा 2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 इनवर्स 2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन ये स्पेशली जेई मेन 2025 के अंदर पूछा गया है। ओके, अब देखो आप लोगों के पास में वी वाई आ गया, आप लोगों के पास में वी एक्स है, तो आप लोग सिंपली ये वाली जो स्पीड है यहाँ पे इसको लिख सकते हो रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो ये स्पीड भी आप लोग बहुत ही इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये वाला जो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये वाला जो क्वेश्चन, ये वाली जो कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन करी है, ये आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, एंड अगर आपको ये अच्छा लगा, ये सॉल्यूशन आपको कुछ नया सीखने को मिला, आपको अच्छे से समझ में आया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये चैनल अभी बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों के सपोर्ट की मेरे को बहुत जरूरत है। ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे हम लोग किसी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि